नमस्कार, इस खास कार्यक्रम बिहार का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान खत्म हो गया। तीसरे चरण में कुल 53.32% मतदान हुआ। पटना सहित 6 जिलों की 50 निर्वाचन क्षेत्रों में आज वोटिंग हुई, यानी कुल 243 सीटों का करीब 20% 81 सीटों पर मतदान हुआ। 81 सीटों पर पहले 2 चरण में वोट पड़ चुके हैं। इस तरह आज के चरण यानी कि तीसरे चरण के बाद कुल 131 सीटों की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण में वोटिंग वाली ज्यादातर सीटों पर मौजूदा विधानसभा में महागठबंधन का कब्जा है। 50 में से 22 सीटें अकेले जदयू के कब्जे में है। वहीं 8 मौजूदा विधायक आरजेडी के हैं, लेकिन इस क्षेत्र की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पिछले साल बीजेपी ने जीती थी। 7वीं सीट भी उसके सहयोगी के खाते में गई थी। और बिहार के महासंग्राम को लेकर हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं, जो कि इस पूरी बातों को विस्तार से समझाएंगे कि क्या कुछ इसके मायने और क्या कुछ इसके नतीजे निकलकर सामने आएंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। एनके सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। एनके सिंह जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। जो नतीजे आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ, जो आंकड़े आए हैं, वो अब तक 53.32% जो है वो मतदान दर्ज हुआ है। पिछले 2010 के मुकाबले ये उसमें ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि को आप एक पत्रकार के तौर पर कैसे देखते हैं? जी हाँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि बाईपोलर, मल्टी पार्टी बाईपोलर, बहुदलीय, द्विध्रुवीय ये चुनाव हो गया है। लिहाजा इसमें एक इंथुसियाज्म, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि राइवल कौन है, बहुत सारे राइवल नहीं है, लिहाजा हमेशा टर्नआउट बेटर होता है। तो ये करीब 4% ज़्यादा है टर्नआउट। बिल्कुल। और ये 4% ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये बीजेपी का गढ़ था। ये पिछले इलेक्शन को अगर आप देखें तो ये बीजेपी के लिए 3rd फेज और 4th फेज ये बहुत स्ट्रांग है, और दोनों को मिला के 105 सीटें वहाँ होती हैं। बिल्कुल 105। और आज बिहार शाम को आधे बिहार ने वोट कर दिया है। 131 सीटें माने आधे बिहार ने वोट कर दिया है। ऐसे में फर्स्ट 2 फेजेस में तो वो बात नहीं रही एनडीए के लिए, बल्कि महागठबंधन बेटर उसमें रहा फुटिंग पे। लेकिन 3rd 4th जिसमें 105 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए बेटर होगी। और ये जो इंडिकेशन है, जो टर्नआउट बेटर हुआ है, हर बूथ पे बीजेपी ने करीब 10 आदमी रखे हैं। मैसिव पोलराइज वो है, मोबिलाइजेशन है अपने वर्कर्स का। नतीजा ये है कि उनमें वो क्षमता है कि वो वोटर को खींच के बाहर लाएं, उनको प्रोत्साहित करके बाहर लाएं और वोट दिलवाएं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ा इंडिकेशन होगा बीजेपी के लिए कि आज का जो ये टर्नआउट है, खास करके 53%, क्योंकि उस इलाके में होता नहीं है इतना वोट। एक टाइम में 47% भी रहा है। तो ऐसे में अगर ये टर्नआउट 53% है, जो कि ऑलमोस्ट एवरेज है, बाकी जगह 57% हुआ है, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी को जो एडवांटेज की हम लोग को अंदाजा था, वो 3rd फेज में काफी अच्छी मिलेगी। रामकृपाल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बढ़े हुए टर्नआउट को लेकर? देखिए, मैं बढ़े रिटर्न को लेकर कोई मुझे मतलब ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं। हालांकि मैं बताऊं, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जो अब तक का रिकॉर्ड है वो 57-58 के आसपास, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज वहाँ तक जाएगा। हालांकि इनके भाई जो कह रहे हैं, एक तो वैसे बहुत शहरी क्षेत्र इसमें ज़्यादा आते हैं, और शहरी क्षेत्र में अमूमन मतदाता घरों से बाहर कम निकलते हैं। ये रहा है हमेशा। दिल्ली में भी आप देखें तो साउथ दिल्ली का आप देखें टर्नआउट कम होता है, जहाँ लोग मिडिल क्लास और ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा होता है तो रूरल। लेकिन जो इनके कह रहे हैं, मैं ये प्रेडिक्ट तो नहीं करूंगा कौन किसका अपर हैंड, कौन ज़्यादा रहा कम रहा जी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के लिए ये फेज़ बहुत महत्वपूर्ण है, एनडीए के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसके पहले के भी दोनों फेजेज महत्वपूर्ण रहे हैं जी। मुझे ये लग रहा है कि जो बिहार में जिस तरह का एक विकास की बात हो रही है, जिस तरह सारे वोटर, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैंने सबको देखा है, मतदाताओं की बातें भी सुनी हैं। कहीं से बिहार के किसी भी हिस्से से कभी भी मतदाता ने सिवाय विकास के और किसी चीज़ की बात नहीं की है जी। शिक्षा की बात करता है, वो नौकरी की बात करता है, सड़क की बात करता है, बिजली की बात करता है, पानी की बात करता है।
तो मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं वो यही मुद्दे हैं। अब वो पिछले 40 सालों से, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पिछले 40 सालों से जो 3 पार्टियां महागठबंधन की हैं उन्हीं का राज रहा है जी। ये करीब करीब अगर 40 साल नहीं कहा तो 77 से तो है ही। मैं इसको बिहार से 74 के मूवमेंट से शुरू करता हूँ, क्योंकि जागरण जो रहा है इन पार्टियों का वो 74 से लेकर के है, जो 41 साल होता है जयप्रकाश जी के जेपी आंदोलन। हाँ, जेपी आंदोलन से लेकर के 41 ईयर्स तक उसमें कमोबेश सामाजिक न्याय और कांग्रेस यही इनका रूल रहा है। तो ये पैमाना भी होगा कि 41 साल में बिहार में जो बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर वो बहुत बदलाव हुए हैं, लोग वाकई वहाँ से संतुष्ट हैं, तो हो सकता है परिणाम कुछ और आए, और नहीं है तो हो सकता है परिणाम कुछ और आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 8 नवंबर का इंतजार करना है, क्योंकि तरह तरह से मीडिया और बड़े विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन एक शुभ लक्षण है कि बिहार में शांतिपूर्ण से 3 दौर का मतदान हो चुका है, और आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अब और ये वोट परसेंट और बढ़ेगा जी। और कयास की बात है, बाकी सारी चीज़ों का तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एन.के. सिंह जी जिस बात का जिक्र रामकृपाल जी कर रहे हैं कि, और पीएम ने भी कई बार अपने भाषणों में कहा है, बाकी पार्टियां भी कही हैं कि हम विकास केंद्रित इस बार का चुनाव हम करने जा रहे हैं और लोग विकास को ही ध्यान में रखकर अपने अपने वोट देंगे। क्या लगता है कि विकास का पैमाना इस चुनाव से पहले जो जनता के जहन में था वो कुछ और था, और इस बार के चुनाव में जो एक सेट है उनके दिमाग में घुस गया है कि विकास की परिभाषा कुछ और हो सकती है, उस विकास की परिभाषा को अगर हम ध्यान में रख के वोट देंगे तो शायद बिहार का और कुछ विकास, ज़्यादा विकास हो? क्या पैमाना बदला है? देखिए, बड़ी बेसिक बात है कि पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ती है उसके एस्पिरेशन बढ़ते हैं, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है। आज बिहार में लिटरेसी रेट 62% है, जो राष्ट्रीय औसत का 12% कम है। 74.4% राष्ट्रीय औसत है, जबकि बिहार में 62% है। औरतों की शिक्षा 52% है, 10% राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे शिक्षा ग्रो करती है तो उसमें आपका तर्क शक्ति आपकी बढ़ती है, एस्पिरेशंस बढ़ जाते हैं। एस्पिरेशंस तो फाइनेंशियल उससे बढ़ता है। पर कैपिटा इनकम जब आपकी बढ़ेगी तो आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, आप चीजें खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे, पड़ोसी के यहाँ होगा तो आपका एक एस्पिरेशन डेवलप करेगा कि मेरा लड़का नौकरी नहीं पा पाया है, तो ये एस्पिरेशंस डेवलप करते हैं। लेकिन लॉजिक पावर आपका बढ़ता है जब आपकी शिक्षा बढ़ती है। आपकी शिक्षा बढ़ी, और नेचुरली बिहार में शिक्षा कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी हुई है, तो एक तो उसकी वजह से बदला है। तो डेवलपमेंट की परिभाषा ज़रूर बदली होगी, लेकिन इतनी नहीं बदली है कि बिहार में जो बाकी फैक्टर्स हैं, पैरोकियल फैक्टर्स हैं, कास्ट फैक्टर है, इसको आप नज़रअंदाज कर दें। यही वजह आप देखेंगे कि अंत में जाके पॉलेमिक्स में डीजनरेट, ये पूरा का पूरा जो था संवाद, ये कहीं वो विकास रहा नहीं। विकास तो हर आदमी से आप पूछेंगे तो यही कहेगा, वो थोड़ी कहेगा कि मैं जात को वोट दूंगा, लेकिन दरअसल वो अंत में डीजनरेट हो जाती है और वो जाके जाति पे आ जाती है। लेकिन उस कॉम्बिनेशन को भी अगर आप देखें तो एफपीटीपी सिस्टम की एक त्रासदी है कि ये समाज को विभाजित करता है। नतीजा ये हुआ कि एक कोई चीफ मिनिस्टर आता है और वो देखता है कि दलित का एक चंक है बहुत बड़ा, और ये करीब 16% का चंक है, तो वो धीरे से उसमें एक महादलित डाल देता है, एक नई कैटेगरी क्रिएट करता है। यही बात तो सर समझने की हर कोई कोशिश कर रहा है कि जब एक तरफ विकास की बात कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशी जब चुनते हैं जातिगत समीकरण। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, उसकी सीधी सी बात है कि एफपीटीपी सिस्टम में चूंकि ये समाज को विभाजित करता है, ये प्रॉब्लम उसकी है, एफपीटीपी सिस्टम की प्रॉब्लम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसे कहते हैं। जनता का सर क्या दोष है फिर इसमें? जनता इसमें पिसती नहीं है। जनता का जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, उसका लॉजिक पावर बढ़ेगा, तो वो कहेगी कि ये कौन है फलाना यादव या फलाना मिश्रा, ये कौन है जो हमें बेवकूफ बना रहा है इतने दिनों से, और हमारे लड़के को रोजगार नहीं मिला, हमारे गांव में सड़क नहीं बनी, हमारे यहाँ बिजली नहीं आई। तब वो रेशनलाइज करना शुरू करता है। ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। क्या रामकृपाल जी, राजनीतिक सोच जो है वो तंदुरुस्त हुआ है बिहार की जनता का? एक बात हम लोग हमेशा एक चीज में कंफ्यूज करते हैं। इंसान जो है हमेशा बेहतरी के लिए कोशिश करता है जी। वो जातिवादी भी होता है तो इस लालच में होता है कि शायद मेरा भला इसी से होगा। नाक और पेट शरीर के हिस्से हैं। ये सोच हो सकती है कि जो मेरी नाक की रखवाली कर सकता है वही मेरा पेट भी भर सकता है। आप समझ लें, जाति एक साधन हो सकता है, लक्ष्य नहीं है। आप समझ लीजिए।
जातिवाद भी होना, लेकिन बिहार के मैं देखिए कहीं के परिप्रेक्ष्य में मुझे आज तक आज़ादी के बाद से सन 52 से आज तक कोई इलेक्शन बता दीजिए जिसमें जातियों ने फैसला किया हो। सन 52 में नेहरू सन 52 से निर्विवाद नेता थे। नेहरू क्या जाति के आधार पर जीतते थे? 71 में जब कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ बना, इंडिकेट और सिंडिकेट, इंदिरा जी ने डिवीजन किया, 3 नारा दिया था, गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। निजलिंगप्पा, मुरारजी देसाई, बांका से मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, सारे लोग हार गए। फैसला किस पे हुआ था? उसके बाद से जब जब आप उठा के देख लीजिए विधानसभाओं के चुनाव, उत्तर प्रदेश है मेरा, जातियां वही रहती हैं। क्यों? देखिए 1 मिनट, क्यों मायावती आ जाती हैं एक बार और अगले बार 5 साल मुलायम आ जाते हैं? जातियां तो वही रहती हैं ना। हमेशा क्या होता है कि मैं फिर आपसे उसी बात पर आ रहा हूँ, आदमी ये देखता परेशान होकर कि उसकी भलाई किस में है। कास्ट इज ए फैक्टर, नो डाउट। जैसे आप कोई एक प्रश्न पत्र हल करने जाते हैं, पहले हमारे ज़माने में होता था कि एक जो मेन प्रश्न होता था उसमें 50 मार्क्स होते थे। बाकी देखिए थाली है, थाली में प्याज टमाटर चटनी भी होती है। वो सब फैक्टर्स होते हैं समाज में, हम समाज में रह रहे हैं, सब होंगे, लेकिन मेजर फैक्टर जो होता है, हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटे का भविष्य क्या होगा। 40 साल मेरे पैर में जूते नहीं आए, मेरे पास आज खेत कम हो गए हैं, मेरे पास जो ज़मीन थी आज मेरे 4 बेटे हैं, सबकी ज़मीन बहुत कम हो गई है। कैसे मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा, इसकी शिक्षा क्या होगी, इसको नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो क्या होता है, अगर उसको लगता है कि ये जो लीडर है, मेरा जो लीडर है, नेता है, इससे मेरा भला होगा, वो जातिवादी भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको लगेगा कि नहीं ये जाति नहीं, ये बंदा इसमें है। मैं बस एक बात कहूँगा, आप देख लीजिए आज की तारीख में एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो कम पढ़ा लिखा भी है ना, अभी एनके सिंह ने कहा 65% वोटर जो है वो 40 साल से नीचे का है और पढ़ा लिखा है। वो ये जानता है कि लीडरशिप का विजन क्या है, आगे की बात सोचता है कि नहीं सोचता है। मोदी जी जो 2014 में जीते हैं, इसलिए जीते हैं कि उन्होंने विकास की बात उठाई थी, उसको लगता था कि एक विजनरी है, और हमेशा जानिए जनता उसको फॉलो करती है जो विजनरी होता है। हम इस पे जो विजन की बात करेंगे विकास के मुद्दे पे ही, लेकिन इस वक्त हम आप दर्शकों को बता दें कि चुनाव उपायुक्त भी उमेश सिन्हा ने बिहार चुनाव के तीसरे चरण के वोट फीसदी के बारे में क्या आंकड़े दिए, आइए वो सुनते हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन के तीसरे चरण का चुनाव आज पूर्ण शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। कुछ स्थानों पे ईवीएम परिवर्तन की शिकायतें सुबह मिली थी, जिसको समय पर ठीक कर दिया गया। ओवरऑल द एवरेज टर्नआउट इज 53.32%। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हरियाणा 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। देखा भाई, इस सरकार ने ऑनलाइन सुविधा देके लाइन छोटी करा दी। भाई यो कमाल तो ई उपचार प्रणाली का है। इससे एक बार पंजीकरण कराने पर राज्य के सभी सरकारी अस्पताल में मरीज का पूरा रिकॉर्ड रहा है। हाँ भाई, इससे किसी भी अस्पताल में मरीज का इलाज आराम तो हो जाएगा। अरे सुविधा तो गणी से भाई, इलाज का खर्चा भी बच रहा है। अरे और तो और अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ मुफ्त मिलने लाग रही है। अब सस्ते दामों पर MRI और CT स्कैन भी हो जावे से। लोग गाना गणाए फायदा हो रहा है। सरकारी अस्पताल में डायलिसिस और प्लेट की सुविधा मिल रही है। सरकार प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। हमारे यहाँ अस्पताल में इलाज अच्छा हो रहा है और सुविधाएं भी गणी से। इबे तो यार शुरुआत से घना काम होने लग रहा है। कल्पना चावला के नाम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। हाँ, ये सरकार तो घना काम कर रही है भाई। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप
अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहार का महासंग्राम। हमारे साथ हमारे दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार और रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार। एनके सिंह जी, आपसे आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे विकास को लेकर, अगर हम जानना चाह रहे हैं कि जो विकास की परिभाषा है, वही सवाल मेरा फिर से होगा कि क्या 2015 से पहले विकास की परिभाषा बिहार की जनता के लिए कुछ और थी और इस बार के चुनाव में फिर कुछ और है? कि बिहार में या ऐसे सोसाइटीज में जहां की स्टेट एपरेटस बहुत इफेक्टिव नहीं होता और एक्सप्लॉयटेशन का तंत्र एक काम करता है, वहां पे विकास का ये भी मतलब होता है कि हमें दरोगा से, हमारे पड़ोसी जो गुंडा है उससे जब वो जाएगा तो कौन बचाएगा। तो अगर उसका एक रॉबिन हुड कोई एक क्रिमिनल है और वो इलेक्शन में खड़ा है तो उसको भी वोट देगा। तो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भी विकास का ही एक डायमेंशन होता है। बिहार ऐसे जगहों पे जहां पे स्टेट बहुत ही कम इफेक्टिव रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, आप ताज्जुब करेंगे कि बिहार में जो 80% मर्डर्स हो रहे हैं, 100 अगर मर्डर हो रहे हैं तो 80 उसमें से लैंड को लेके हो रहे हैं, जमीनों को लेके। नेचुरली वो गरीब आदमी चाहेगा कि गुंडे से हमारी जमीन बचाई जाए, तो एक पावर स्ट्रक्चर में वो अपना शेयर चाहता है। लिहाजा वो कास्ट देखता है, कास्ट से देखता है कि सीधा अगर फलाना यादव है, फलाना कोयरी है, फलाना कुर्मी है, फलाना मिश्रा है, फलाना सिंह है, अगर थोड़ा अपराधी भी है तो हमारा अपना आदमी है ना। तो लिहाजा पावर स्ट्रक्चर में जाने के लिए वो वोट का पैटर्न बदल देता है। उसके लिए विकास का मतलब सिर्फ सड़क, पानी या स्कूल नहीं है। उसके लिए, क्योंकि आप देखिए तमाम जो वाइट्स आ रही हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, नहीं हमारी सुरक्षा भी जरूरी है, ये भी विकास का ही है, उसको सुरक्षा भी चाहिए। तो सुरक्षा जब देखता है तो उसका सोच बदल जाता है। जब वो देखता है कि नहीं साहब हमें नौकरी चाहिए, और ये बात सही है कि बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर बिल्कुल नहीं डेवलप किया है, नौकरियां नहीं मिली हैं। और हकीकत ये है कि आज बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है नेशनल एवरेज का 40% है, मतलब 2.5 गुना राष्ट्रीय औसत ज्यादा है। तो नेचुरली वो चाहेगा कि नौकरी के लिए हमें पलायन करना पड़ रहा है, क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट हो सकती है जो कि इंडस्ट्रीज डेवलप करे, तो ये उसको डिटरमाइन करेगा। सर, आम आदमी के पास क्या रास्ता है? वो तो सिर्फ एक वोट ही दे सकता है ना। अगर जिस आदमी को वो वोट दे रहा है, जो मुख्यमंत्री वहां चुन के आ रहा है, अगर वो जनता के जो आकांक्षाएं उनको पूरा नहीं कर पा रही है वो सरकार, इसमें जनता आखिर क्या करे? या जैसे नीतीश ने बिजली दी है, ये एक जनरल फेनोमेनन है। सड़कें बनवाई हैं, सड़कों का जो एवरेज है पॉपुलेशन रोड रेशियो अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा हुआ है, और पिछले 1 साल में तो बहुत हुआ है, पहले भी हुआ था। ये यही वजह है कि नीतीश की इमेज बेटर है और एक विकास करता उनको भी मारा जा रहा है। अगर सर इमेज बेटर है तो फिर लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ में आने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो है नीतीश के पास। देखिए नीतीश की प्रॉब्लम ये है कि कभी भी कैडर, नीतीश नेता पॉलिटिकल नेता नहीं है, कैडर डेवलप ही नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि अंधे लंगड़े की जोड़ी थी। बीजेपी के साथ इसलिए रहे कि उनको एक कंधा चाहिए। कैडर ना होने की वजह से बीजेपी के पास कैडर था, नेता नहीं था। नीतीश के पास नेता था, कैडर नहीं था, इसलिए अंधे लंगड़े की जोड़ी रही। यही मजबूरी उनकी थी जो लालू के पास खींच के ले आई। लालू के पास कुछ भी है, कमिटेड कैडर है। आप ताजुब करेंगे कि 2014 में जिसमें मोदी का जबरदस्त जलवा था, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी थी, उसमें बीजेपी को 2014 के इलेक्शन में 1,05,00,000 वोट मिले। और आप जानते हैं लालू को कितने मिले? 72 लाख वोट मिले। जबकि दुनिया जानती थी कि लालू यादव प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, लालू की पार्टी कुछ नहीं करने जा रही, इसके बावजूद 72 लाख वोट मिले। 1,04,000 ही बीजेपी को मिले हैं। तो अगर ये मिले हैं तो इसका कोई कारण होगा, और कारण एक ही है, लालू विकास के लिए नहीं जाने जाते, जातिगत वोट पड़े। बिल्कुल।
तो ये कहना कि जाति इंडिया में एक सत्यता है, हमेशा जाति पे, और खास करके 90s के बाद सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे, जब मंडल के बाद से जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे तमाम जाति के नेता है। लेकिन जस्टिस तो नहीं हुआ ना। नहीं वो तो नहीं हुआ, यही तो है ना कि अब वो जस्टिस नहीं हुआ। अब वो देख रहा है कि अब कौन करेगा जस्टिस। तो वहां उसको जो दो चीजें दिखाई दे रही है कि अगर कोई एक ऐसा नेता आता है जो कि विकास करता है, विकास के साथ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भी अगर उसको देता है। आज क्या है कि लालू खत्म नहीं हुए, नीतीश का पॉजिटिव थे, लेकिन लालू के राज को हर आदमी जानता है। फिर भी लालू क्यों पिछले इलेक्शन में 72 करोड़ वोट, 20.5% वोट कैसे मिलते हैं? बीजेपी को 29.5% कौन वोटर्स हैं? कौन वोटर हैं? कौन वोटर है जो कांग्रेस को वोट देता है? 8.6% कांग्रेस को वोट मिला। कौन है जो नीतीश को वोट देता है, जानते हुए कि लोकसभा का इलेक्शन है? लेकिन रामकृपाल जी देखिए यही जो ये कह रहे थे कि एक मेरा ये कहना है इसी बात पर कि 72 लाख वोट पाने के बावजूद सत्ता नहीं आई ना, सत्ता दूसरे की आई। वो तो पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी दिल्ली की बात देख लीजिए, बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना रहा है? सीटें 3 हैं सिर्फ, बिल्कुल 32 या 30% बीजेपी को वोट मिला है विधानसभा में जी। सब यही मैं कह रहा हूँ कि अगर जातियां 46% आपको मिला है, 46% आपको मिला है, तो एफपीटी नहीं 1% भी ज्यादा होगा तो सीटों में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं खाली ये कह रहा हूँ, थ्योरी होता है क्यू ब्लॉक, लेकिन यहाँ सीटों में कन्वर्ट नहीं होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप ये बताइए मुझे कि केंद्र में 282 सीटें पाके आज जो एनडीए है उसका टोटल वोट परसेंट जोड़ लीजिए 31.5%। 31, इसका मतलब है कि 69% तो विपक्ष में है ना। वो देखिए वही मेरा ये कहना है कि देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम में सिंपल बात, पोलर अगर होगा तो अलग होगा। इनके मैं अपनी बात कह लूं, हम बात कर रहे हैं पावर में कौन आ रहा है। पावर में बहुत ज्यादा होकर के 69% वोट जिसको नहीं मिले हैं वो पावर में है आज। लोकतंत्र की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी नहीं यही बता रहा हूं मैं। एक चीज सोच लीजिए आप, मुलायम सिंह भी आज जिनकी की स्टेट में सरकार है, लोकसभा में आप उठा के देख लीजिए 54% पिछड़े हैं उत्तर प्रदेश में, 54% सबसे बड़ा चंक ये पिछड़ों का है। मुलायम को कितनी सीटें मिली हैं? सिर्फ परिवार जीता, पार्टी नहीं जीती, याद कर लीजिए इस बात को। सिर्फ परिवार, जिस परिवारवाद के हम लोग खिलाफ बात कर, सिर्फ परिवार। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं डेसिव फैक्टर जो अल्टीमेटली जाकर के जिसको कहते हैं कि कुल मिला के क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है, हमेशा किसी भी इलेक्शन में आप उठा करके देख लीजिए फैक्टर्स, जाति एक है फैक्टर है, लेकिन वो डेसिव फैक्टर नहीं होती है, किसी भी इलेक्शन में नहीं होती है। हमेशा जाकर के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और मैंने फिर कहा, जैसे इनकी भी यही बात कर रहे हैं कि जाति आदमी स्वार्थ के चलते होता है। वही जैसे कह रहे हैं कि एक न्याय क्या होता है, अगर कलम और किताब से न्याय नहीं मिलता है तो आदमी गुंडे के पास जाता है, वो कहता है सोशल जस्टिस हमको सामाजिक न्याय यही दिलाएगा। लेकिन वो रास्ता गलत है ना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ बट मजबूरी है ना, मजबूरी समाज में। ये जो रॉबिन हुड का कल्चर होता है कि आप हमको मान लीजिए, जैसे आप कहते हैं आप ये नेक्सस है पॉलिटिकल, ये क्रिमिनल्स का, क्यों राजनीति में आते हैं, क्यों पॉपुलर होता है? नजीबाबाद में सुल्ताना डाकू हुआ, किसी संत का नाम आप नहीं सुनेंगे। आज भी वो एक बड़े किसी समाज सेवक से ज़्यादा उसकी इज्जत दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो गरीबों की सेवा करता था। तो एक कैरेक्टर ये होता है ना कि पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता अलग है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आ गया रामकृपाल जी तो सही मान लिया जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी के लिए सही है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ सब ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शंस कान बी द रूल। लेकिन आप जब मैं कह रहा हूँ ना जो फैसला होता है ईमानदारी से, आप वही देखिए जो बड़ी लकीर खींचता है, जिसमें विजन होता है, जो विजनरी होता है। आज 40 साल से लालू की जब सभा हुई, जो सवाल आप पूछ रहे थे, लालू जी की पहली सभा जिसमें लालू, सोनिया और नीतीश तीनों मंच पर थे। लालू एक अखबार उठा करके कह रहे थे कि बिहार में हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। आप क्या बता रहे हो? सॉरी, हर तीसरा आदमी भूमिहीन है। 40 साल से आपकी सरकार है, लैंड रिफॉर्म स्टेट सब्जेक्ट है। तो आप अपना ही तो वो पढ़ रहे थे ना कि आपने 4 दशकों में आप लोगों ने क्या किया बिहार में, क्यों नहीं? वही बंगाल में देखिए ज्योति बसु ने काम किया लैंड रिफॉर्म का, कर्नाटक में देवराज अरस ने काम किया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तक में उसका जिक्र किया गया है। लेकिन अगर बिहार में 40 साल में आप लोगों ने नहीं किया तो
देखिए एक विकास क्या होता है, नदी पश्चिम से पूरब को बहती है, वो स्वाभाविक है बहती है, लेकिन अगर एक नाव में आप पाल लगा देंगे तो ज़्यादा जाएगी। एक नेचुरल डेवलपमेंट भी होता है, जिस स्टेट में आप देख लीजिए विकास तो होता है। सवाल इस बात का है कि विकास किस तरह का विकास चाहिए। आज बिहार में माइग्रेशन क्यों हो रहा है, जो एनके सिंह डेटा दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है। हम उस पर विस्तार से बात करेंगे रामिक, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही वापस लौट रहे हैं। बड़े घने काम पे एक साल कथनी करी एक खेल नीति में हरियाणा का सबसे ऊपर नाम, पदक विजेताओं को देती है सरकार इनाम। कॉमनवेल्थ एशियन खेलों में मिले खूब इनाम, खोल दिए सरकारी खजाने खिलाड़ियों के नाम। वर्तमान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति बनाई है, जिसके तहत ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ एशियन खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामों की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ एशियन खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के इनामों में भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। समय का अभाव है सर, आप दोनों से बहुत छोटी छोटी टिप्पणी चाहेंगे। इस तीसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया है, आखिरी आपकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ रहने वाला है बिहार का आगे का रास्ता, कैसा देख रहे हैं आप? 2 चरण का भी बाकी है। मतलब आपके सवाल का ये मतलब है कि कौन जीतने, ऐसा क्या लग रहा है कौन जीतेगा, यही मतलब है ना इसका। देखिए ये जो फेज है, इसमें मुझे लगता है कि क्लियर एडवांटेज एनडीए को है। इस फेज के क्लियर एडवांटेज है, और ये फेज और नेक्स्ट फेज अगर यही ट्रेंड रहा तो बीजेपी के लिए कंफर्टेबल पोजीशन होगी। 5th फेज क्रूशियल होगा, ये बात सही है, लेकिन अगर इसमें एडवांटेज ले लेते हैं तो वो जो फर्स्ट और सेकंड का है वो न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा, कुछ इनको एडेड सीटें भी मिल जाएंगी जो कि 5th फेज को मेकअप करने में काम आएंगी। रामकृपाल जी, आखिरी टिप्पणी। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन मैं अब तक का जो मेरा हमेशा रहा है कि बिहार में परिवर्तन मुझे होना चाहिए। जी, नहीं होगा मैं मान लूंगा, लेकिन जो एनके सिंह कह रहे हैं मैं मान के ही चल रहा हूं कि होना ही चाहिए, क्योंकि 40 सालों से मैं जेपी मूवमेंट में रहा हूं और उससे बहुत नजदीक से मैंने देखा है। लेकिन आज भी अगर परिवर्तन नहीं होता है बिहार में तो मुझे आश्चर्य होगा 8 नवंबर को। हालांकि जनता किसको क्या वोट देती है इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह जी और रामकृपाल सिंह जी, इन तमाम मुद्दों को हमसे विस्तार से साझा करने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम, खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।